हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो अभी हाल ही में G7 समिट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट 48th G7 समिट हुई है जिसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में जो 48th G7 समिट हुई है उसको अटेंड किया है। तो अब ये G7 समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अब जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी MCQs टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो भी यहाँ से निकल सकते हैं। और मेंस में अगर आप अपर PCS का मेंस लिख रहे हैं तो अपर PCS के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ पे सवाल आ सकता है उत्तराखंड में अपर PCS में जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं। गाइस, बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। मैं साथ साथ बताना चाहूँगा लोअर PCS मेंस के लिए और RO एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस चेक करें अपने टेस्ट्स के थ्रू या फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो मुझे 7665804421 से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 48th G7 समिट। अगर हम देखें तो पहले तो आपको अगर हम फैक्ट्स के बेसिस पे देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि जो 2022 का G7 समिट होता है ये अपने आप में 48वां नंबर था। तो एक तो सबसे पहला फैक्ट यहाँ से निकल के आता है। स्टार्ट करें अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें कि किस संदर्भ में G7 समिट हो रहा है, जैसे कॉन्टेक्स्ट देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है G7 समिट में जो कि जर्मनी में हुआ है 26-27 जून 2022 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब ये। फैक्ट्स के हिसाब से आप बहुत अच्छे से देखते चल जाइएगा, सभी फैक्ट्स भी कवर किए जा रहे हैं और मेंस के हिसाब से भी कवर किया जा रहा है जिससे कि दोनों एग्जाम्स के लिए दोनों तरह के एग्जाम्स के लिए आपके लिए सही हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है भारत की तरफ से G7 समिट जो कि जर्मनी में हुआ 26-27 जून 2022 को हुआ। He was invited by Olaf Scholz, Chancellor of Germany, during his bilateral visit to Berlin last month। तो पिछले महीने जब बायलेटरल विजिट के लिए बर्लिन जर्मनी गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उस टाइम पे जो जर्मनी की चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उन्होंने उनको इसके लिए इनवाइट किया था। द समिट वॉज हेल्ड एट द स्लॉश एलमाउ, अ सीनिक प्लेस क्लोज टू जर्मनीज हाइएस्ट पीक द जुक्सपीट्स इन द स्टेट ऑफ बावरिया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जर्मनी की हाईएस्ट पीक कौन है, वो है ये जुक्सपिट्स। अब जैसे इसको प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना इसका क्या होगा। तो जुक्सपिट्स जो है वो इसकी जर्मनी की सबसे ऊंची पीक है जो वहाँ का बावरिया स्टेट है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सीनिक प्लेस है जहाँ पर एक होटल बना हुआ है श्लॉश एल्माउ के नाम से। तो इस जगह पर जो ये होटल है इसके अंदर यहाँ पर मीटिंग हुई है G7 की। इंडिया एज एन इन्वाइटेड गेस्ट एट अ G7 समिट इज कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद इंडोनेशिया। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन को बुलाया गया। इंडिया को तो बुलाया गया है गेस्ट के रूप में G7 समिट में, साथ ही साथ इंडोनेशिया को बुलाया गया है जो कि G20 का चेयर है, इस टाइम पे चेयर है। अर्जेंटीना को बुलाया गया है, सेनेगल को बुलाया गया है जिसके पास इस टाइम पे अफ्रीकन यूनियन की चेयरमैनशिप है, और साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया है। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ब्रिक्स देश हैं जिनको G7 में बुलाया गया है। तो ये दोनों G7 के गेस्ट बन के गए हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो दोनों के दोनों ब्रिक्स देशों के समूह के मेंबर्स हैं। अगर हम ये देखें कि जो G7 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो ग्रुप ऑफ 7 जो है अपने आप में एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या हुआ कि यानी कि यहाँ पे एक अंतर सरकारी होगा ये और राजनीतिक समूह होगा, यानी सरकार के जो हेड्स हैं वो यहाँ पे आपस में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। तो जो 7 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसमें एक तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, UK और US। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसके मेंबर्स हैं जो कि G7 मेंबर्स थे। पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन जिस टाइम पे रशिया ने क्रीमिया पे हमला किया 2014 में, उसके बाद से उसकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया गया G8 में से और अब ये G7 रह गया है। रिप्रेजेंटेड जॉइंटली, अब इसको जॉइंट और साथ में कौन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके मेंबर होते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, तो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट्स इन ऑल डिस्कशंस एज अ गेस्ट। और जो यूरोपियन यूनियन है वो तो सभी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी डिस्कशंस होते हैं सभी में पार्टिसिपेशन करते हैं गेस्ट के रूप में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या पॉइंट रखा है वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पोक ऑन फूड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023। 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करने की बात की गई है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है 2023 को। और ही ऑल्सो एड्रेस द सेशन ऑन इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, क्लाइमेट, एनर्जी और हेल्थ। और उन्होंने एक सेशन भी वहाँ पे होस्ट किया था जिसमें उन्होंने बेटर फ्यूचर की बात की, चाहे वो क्लाइमेट रिलेटेड हो, एनर्जी से रिलेटेड हो या स्वास्थ्य से रिलेटेड हो यानी कि हेल्थ से रिलेटेड हो। G7 समिट की कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं।
तो पहली बात तो जर्मनी ने G7 की प्रेसिडेंसी ली 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि इस साल पूरे साल जो प्रेसिडेंसी रहेगी वो जर्मनी के पास रहेगी। इट्स चॉइस ऑफ द गेस्ट कंट्रीज वाज अ रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसीज। तो जर्मनी ने जो अपने जितने भी मेंबर्स थे उनके साथ साथ जो उसने और लोगों को और कंट्रीज़ को गेस्ट के रूप में वहाँ पे बुलाया है, तो ये अपने आप में एक रिकॉग्निशन है इस इम्पोर्टेंस का कि वो डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस दे रहा है। यानी कि अगर उसने इंडिया को बुलाया है, इंडोनेशिया को बुलाया है और जो दूसरे कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका को बुलाया है, ये सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को तवज्जो दी जा रही है बाय द जर्मनी। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी जा रही हैं, नो मैटर वेदर दे ऑल्सो टॉक टू रशिया एंड चाइना इन पैरेलल वे। वो अलग बात है कि वो रशिया और चाइना से भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उनकी वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। जर्मनी अनाउंस दैट प्रोग्रेस टुवर्ड एन इक्विटेबल वर्ल्ड वाज द मोटो ऑफ द G7 प्रेसिडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो G7 प्रेसिडेंसी का मोटो है, जर्मनी का कहना यह है, वो है प्रोग्रेस टुवर्ड एन इक्विटेबल वर्ल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यानी कि एक समता मूलक विश्व की ओर अगर हम प्रगति कर रहे हैं तो ये क्या है, ये एक आदर्श वाक्य है, यानी कि मोटो है। जर्मनी ने इनिशिएट किए हैं 5 ऑब्जेक्टिव दैट इट वुड सीक टू अचीव। देखिए जर्मनी इस मीटिंग से जो G7 की समिट हो रहा था, G7 का समिट हुआ है, इससे क्या चीज़ अचीव करना चाह रहा है, तो वो 5 चीज़ें अचीव करना चाह रहा है। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग अलायंस फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट, यानी कि एक अलायंस बने, एक मजबूत एक गठबंधन बने जो हमें सस्टेनेबल प्लानट की ओर लेके चले। सेटिंग द कोर्स फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता है और ट्रांसफॉर्मेशन हो। एनहेंसिंग प्रिपेयर्डनेस फॉर हेल्दी लाइफ्स, जो स्वस्थमय जीवन है उसकी बात की जा रही है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन अ बेटर फ्यूचर, कि जो हमारा भविष्य है उसके हिसाब से सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एंड वर्किंग टू बी स्ट्रॉन्गर टुगेदर, और हम इस तरह से काम करें कि आगे चल के हम मजबूत बने। हेल्दी लाइफ्स अप्रोच भी अपनाई गई थी G7 के टारगेट द्वारा। एंड जर्मनी एज वन ऑफ द मेन यूरोपियन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वैक्सीन स्टेप्ड अप टू डील विद कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कोवैक्स। तो कोवैक्स जो एक ग्रुप बनाया गया था WHO के द्वारा कि जिसमें कि सभी कंट्रीज जो हैं जो कि वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकती हैं वो कोवैक्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि गरीब देशों को कोरोना की जो वैक्सीन हैं वो पहुंच सकें। तो यहाँ पे ये कहना है कि जर्मनी जो अपना में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है वैक्सीन का, वो भी कोवैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्डिंग वैक्सीन प्लांट्स इन अफ्रीका, और वो वैक्सीन प्लांट्स बना रहा है अफ्रीका में, बट इट इज़ नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद कंट्रीज़ लाइक इंडिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो वैक्सीन के मामले में इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। फॉर इंस्टेंस द एटीट्यूड ऑफ द G7 कंट्रीज एट द WTO टू द ट्रिप्स वेवर रिक्वेस्टेड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इज एट वेरिएंस विद द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द G7 एजेंडा। अब बात क्या आ रही है, वैसे तो वहाँ पे वो कोवैक्स की बात कर रहा है, वैक्सीन की बात कर रहा है जर्मनी, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि जब WTO की मीटिंग हुई थी हाल ही में और वहाँ पे इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने एक वेवर मांगा था ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू कि ट्रेड रिलेटेड थ्रू जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था वहाँ पे एक वेवर मांगा था कि वैक्सीन के ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो G7 कंट्रीज़ थे उन्होंने जो वहाँ पे जो रवैया अपनाया था वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। तो टेक अवेज क्या है भारत के लिए G7 समिट से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आ सकता है ये। तो पहला तो ये है इंक्लूजन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस विच रेजेस इंडियन स्टैचर। हर साल देखा जा रहा है कि G7 की मीटिंग में भारत को बुलाया जाता है, तो ये अपना आप ही जो भारत का स्टैचर है, भारत का जो ओहदा है उसको बढ़ा देता है। डिस्पाइट डिफरेंसेज ऑन यूक्रेन विच डोमिनेट G7 थिंकिंग, इंडिया इज़ अ वैल्यूएबल पार्टनर फॉर मोस्ट ऑफ देयर एजेंडा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, हालांकि भारत का जो यूक्रेन पे जो स्टेक है, यूक्रेन पे जो टेक है वो थोड़ा डिफरेंट है। सभी कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ हों चाहे अमेरिकन कंट्रीज़ हों, उन सब ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, लेकिन भारत ने रशिया के खिलाफ कोई भी सैंक्शन नहीं लगाए। दैट इंडिया को ट्रैवर्स फ्रॉम द ब्रिक्स समिट टू द G7 वॉज अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी। दूसरा क्या आता है कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट टू गेट लार्ज स्केल एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर द ग्रीन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत जो है उन कुछ पहले चुनिंदा देशों में से निकल के आता है जिसको एडिशनल फाइनेंसिंग मिली है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा मिला है ग्रीन इकोनॉमी डेवलप करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द मोदी शोल्ज IGC इन मई। तो मई के महीने में जो प्राइम मिनिस्टर ने और जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने जो बातचीत की थी, जब जर्मनी ने अनाउंस किया था कि वो 10 बिलियन यूरोस कंट्रीब्यूट करेगा इसके लिए और भारत में इन्वेस्ट करेगा। दिस इज़ अ पॉजिटिव बिगिनिंग एंड पुट्स इंडिया अहेड एज ए रिलायबल पार्टनर, और ये एक अपना में पॉजिटिव बिगिनिंग है। तो ये सेकंड जो आउटकम है G7 समिट से। तीसरा जो टेक अवे है वो ये है कि इंडियाज़ इंक्लूजन इन द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, इसको इनिशिएट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा COP26 में।
एज अ लॉन्ग टर्म एम्बिशियस अप्रोच टू सपोर्ट ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन। अब देखिए, ये जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है जो साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट करा COP26 में, इसका जो लॉन्ग टर्म एम्बिशियस अप्रोच है, यानी कि इसमें जो लॉन्ग समय में, यानी कि लंबे समय में ये कहा जा रहा है कि हम एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी भी बनाएंगे। G7 इंटेंड्स टू वर्क विद इंडिया। अब G7 कंट्रीज चाहते हैं कि वो भारत के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सेनेगल के साथ और वियतनाम के साथ काम करें टू यूज़ द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड रिड्यूसिंग द कार्बन इम्प्रिंट। और वो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के साथ काम करें और हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने हैं 2030 तक, उसे हम तेज़ी से प्राप्त करने की कोशिश करें। European G7 countries are finding this a useful exercise for themselves in the current scenario when Russian energy is being sacrificed। चौथा इंपॉर्टेंट जो टेक अवे रहा है भारत के लिए वो ये रहा है कि अनाउंसमेंट जो की है यूएस ने कि वो एक पार्टनरशिप बनाएगा, फिर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज के करंट अफेयर्स में, कल के करंट अफेयर्स में ये भी डिस्कस किया गया था, जो G7 समिट में PGII बनाया गया है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये BRI का, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका काउंटर के रूप में बनाया गया है। तो ये जो PGII है इंटेंड्स टू कवर द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप आ रखा है, यानी कि जो मूलभूत संरचना है, मूलभूत जो ढांचे हैं, उन चीज़ों में जो कमी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनमें बनाने की बात की जा रही है। एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल इकोनॉमी एंड सप्लाई चेन्स, दस कॉन्ट्रीब्यूट द सिक्योरिटी अमंग द फ्रेंड्स ऑफ द US। तो ये आइडिया कुछ इसी तरह से है जिस तरह से पिछले साल जो बाइडेन जो हैं, जोसेफ बाइडेन जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की घोषणा की थी पिछले G7 में। तो यूरोपियन यूनियन हैज़ द ग्लोबल गेट, और यूरोपियन यूनियन का क्या है, ग्लोबल गेटवे है। तो दीज नाउ नीड टू हैव अ फॉलो अप मैकेनिज्म टू सी हाउ प्रोजेक्ट्स कैन यूजुअली एंस्योर। बात यह है कि ये बड़ी बड़ी बातें तो कर दी गई हैं। पिछले G7 समिट में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात की गई थी, इस वाले G7 में ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। लेकिन बात यह है कि इससे काम कितना हो रहा है आगे आने वाले समय में, इसकी फॉलोअप की ज़रूरत है कि इसमें ये देखा जाए कि क्या इसमें कुछ काम हुआ है या सिर्फ बातें ही की जा रही हैं। तो समिट के आउटकम्स अगर हम देखें तो इस समिट से आउटकम क्या निकला है, तो सबसे पहला निकला है कि US ने प्रॉमिस किया है कि वो $200 बिलियन देगा अगले 5 सालों में 2027 तक, जिससे कि जो विच थ्रू ग्रांट्स के थ्रू देगा, फाइनेंस के थ्रू देगा और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू दिलवाएगा। द टारगेट फॉर द G7 फॉर द सेम पर्पज इज $600 बिलियन बाय 2027। तो ये कहा जा रहा है कि 2027 तक $600 बिलियन खर्च करे जाएंगे G7 कंट्रीज़ के द्वारा, जिससे कि इनके प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा खर्च किए जाएंगे, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। जो ग्लोबल गेटवे है ऑलरेडी कमिटेड 300 बिलियन यूरोस, तो 300 बिलियन यूरो की बात की जा रही है ग्लोबल गेटवे के द्वारा। नेक्स्ट आता है दीज आर ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। अब जो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हैं, वो चलाए जाएंगे, बट ऑल्सो इंक्लूड ICT नेटवर्क्स, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क इंक्लूड करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक हेल्थ होगा। यानी कि जो पब्लिक हेल्थ है, जो एक समाज की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। जर्मन प्रेसिडेंट हैज़ प्रपोज द आइडिया ऑफ अ क्लाइमेट क्लब। जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्लाइमेट क्लब का आइडिया भी इंट्रोड्यूस करवाया है, विच इज़ एज विद द नेट जीरो एंड नेचर कॉम्पैक्ट प्लेजेस लुक टू बिल्ड अ ग्लोबल अलायंस अमंग कंट्रीज टू डीपन कोलैबोरेशन ऑन डिलीवरिंग ऑन देयर पेरिस एग्रीमेंट प्लेजेस। तो क्लाइमेट क्लब की बात इसलिए की जा रही है कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जितने भी प्लेजेस हैं, यानी जितनी भी शर्तें हैं, जो कंट्रीज़ उनको फुलफिल करते जा रहे हैं, उनको क्लाइमेट क्लब में डाल दिया जाएगा उन कंट्रीज़ को। यानी कि सिंपल सी बात है कि कंट्रीज़ को एक प्रलोभन दिया जा रहा है, एक लालच दिया जा रहा है कि जो भी कंट्री अच्छा काम करेगा उसको एक क्लाइमेट क्लब का एक दर्जा मिल जाएगा कि ये क्लाइमेट क्लब का एक मेंबर है। यानी कि इस कंट्री ने जो क्लाइमेट के लिए जो रिजिलियंस चाहिए थी उसको प्राप्त कर लिया है। द क्लाइमेट क्लब वुड इन्वॉल्व गवर्नमेंट्स वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर अक्रॉस 3 कोर पिलर्स। तो यानी कि क्लाइमेट क्लब में वो लोग होंगे जो 3 सेक्टर्स में काम कर रहे होंगे। एक तो पोल्यूशन पे नज़र रखेंगे, हैवी इंडस्ट्री जो है उसको ग्रीन करेंगे, और इंक्रीजिंग ट्रेड ऑफ लो कार्बन प्रोडक्ट्स, यानी कि उन चीज़ों का व्यापार करेंगे जिनका कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन बनाया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विच टैकल्स पोल्यूशन इन हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज। अब देखिए, जो फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन है, ये एक वो कोएलिशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये उनके साथ काम करता है, उन इंडस्ट्रीज़ के साथ जिन इंडस्ट्रीज़ में जो पोल्यूशन लेवल को है कम करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय दीज G7 मिनिस्टर्स एज अ की सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर इनोवेशन टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़।
अब ये देखते हैं कि ये जो वेन्यू है जहाँ पर ये मीटिंग हुई है G7 की, 48th G7 की जो मीटिंग हुई है जर्मनी में, इसका भारत से क्या कनेक्शन है। तो जो श्लोश एलमाऊ जो रीजन है, द वेन्यू ऑफ द G7 समिट इन जर्मनी हैज़ अ डीप इंडियन कनेक्शन विद वेरियस विजिटर्स बीइंग वेलकम्ड बाय लॉर्ड गणेश। तो लॉर्ड गणेश के द्वारा विजिटर्स का वेलकम किया गया है भगवान गणेश के द्वारा। एंड अ मोटिव ऑफ एलिफेंट्स रनिंग थ्रू दी फैसिलिटी, और सब जहाँ पे आपको पूरे फैसिलिटी में, यानी कि पूरा जो वहाँ पे रिजॉर्ट है ये, वहाँ पे आपको हाथियों की जो मोटिव होगा वो वहाँ पे दिख जाएगा। ऑफिशियल सोर्सेज का कहना ये है कि इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन श्लोश एलमाऊ विच हैड होस्टेड द एनुअल मीटिंग ऑफ लीडिंग डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज इन 2015 टू इज़ एट्रीब्यूटेड टू इट्स ऑनर दीतमार मुलर। तो 2015 में भी यहाँ पे इसने होस्ट किया था इस मीटिंग को। तो इस ये कहा जा रहा है कि जिसके ऑनर हैं हु हैड लिव्ड इन इंडिया, वो भारत में रहे हैं अपने यूथ में, एंड वाज इन्वॉल्व इन चैरिटेबल एक्टिविटीज़, और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। ही हैड ऑल्सो मेड इन्वेस्टमेंट्स इन दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। कई जो योगा और वेलनेस सेंटर्स हैं श्लोश एलमाऊ में, उनके भारतीय नाम हैं, जैसे कि आनंद स्पा रेस्टोरेंट रखा गया है, जीव मुक्ति योग स्टूडियो रखा गया है, और शांतिगिरी स्पा रखा गया है। तो ये भारतीय नाम रखे गए हैं जर्मनी के बने इस 5 स्टार रिजॉर्ट में। अब बात आती है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर सभी के लिए कुछ गिफ्ट लेके गए हैं। अब सबके लिए किस किस के लिए क्या गिफ्ट लेके गए हैं, यहाँ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो वहाँ पे एग्ज़ाम में जब आप इसको कर रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को करके आ पाएंगे। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वर्ल्ड लीडर्स के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके गए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट के लिए क्या गिफ्ट लेके जाया गया है, तो वो है गुलाबी मीनाकरी ब्रूच एंड कफलिंग। तो एक गुलाबी मीनाकरी ब्रूच है और कफलिंग है, उनको यूएस प्रेसिडेंट के लिए लेके गए हैं। तो जो गुलाबी मीनाकरी है ये एक जीआई टैग्ड आर्ट है बनारस यूपी की, और ये जो कफलिंग्स हैं ये इस तरह से प्रिपेयर किए गए हैं कि वो प्रेसिडेंट के साथ मैच करेंगे, प्रेसिडेंट के ब्रूच के साथ फॉर दी फर्स्ट लेडी। तो उसकी फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये इसको तैयार किया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो सभी की फ़ोटोग्राफ्स हैं जो जो गिफ्ट लेके गए हैं, जिससे कि आप आर्ट जो है इनकी जो कला है उसको समझ पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लैटिनम कलर्ड हैंड पेंटेड टी सेट। अब देखिए टी सेट दिया गया है, यानी कि चाय का एक सेट दिया गया है यूके प्राइम मिनिस्टर के लिए, यानी कि बोरिस जॉनसन के लिए। तो एक हैंड पेंटेड टी सेट है, ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आया है यूपी के, यूपी काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो ये इसकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हैंड नोटेड सिल्क कारपेट टू कनाडाज पीएम। तो कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए हैंड नोटेड सिल्क कारपेट दिया गया है, कि जो एक सिल्क का बना हुआ कारपेट है। द सिल्क कारपेट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह फेमस है उनकी सॉफ्टनेस के लिए, क्राफ्ट्समैनशिप के लिए। एक कश्मीरी जो सिल्क कारपेट है इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, परफेक्शन के लिए, लशनेस के लिए, लग्जरी के लिए, और डेडिकेटेड क्राफ्ट्समैनशिप। हर कश्मीरी सिल्क कारपेट इज़ कंसिडर टू बी ए नेवर बिफोर सीन पीस ऑफ हैंडमेड आर्ट। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी कश्मीरी सिल्क कारपेट बनता है वो अपने आप में नेवर बिफोर सीन है, यानी कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखा था। हर बार जो बनता है उसके अंदर कुछ नया ही फीचर निकल कर आता है। तो ये उसकी फ़ोटो है जो बनाया गया है। नेक्स्ट आता है अटार बॉटल्स इन जरदोजी बॉक्स टू फ्रांस प्रेसिडेंट। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए अटार बॉटल्स, यानी कि जो खुशबू, यानी परफ्यूम की, जो भारतीय परफ्यूम है, इंडियन परफ्यूम, उसकी जो बॉटल्स हैं उनको लेके जाया गया है प्रधानमंत्री द्वारा जरदोजी बॉक्स में। तो प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट किया है इंडियन परफ्यूम इन अ जरदोजी बॉक्स, जो कि यूपी के लखनऊ में क्राफ्ट हुआ है, टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रो। द जरी जरदोजी बॉक्स हैज़ बीन हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। अब इसको हैंड से बनाया गया है ऑन खादी सिल्क एंड साटन टिशू इन द कलर्स ऑफ द फ्रेंच नेशनल फ्लैग। तो जो फ्रेंच का नेशनल फ्लैग है, फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है, उनके कलर्स में इसको बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है मार्बल इनले टेबल टॉप टू इटली प्राइम मिनिस्टर मैरियो ड्राघी। तो जो मारियो ड्राघी हैं इटली के प्रधानमंत्री, उनके लिए एक टेबल टॉप, जो यानी कि टेबल के ऊपर जो बिछाने वाला जो कपड़ा होता है, उसको लेके जाया गया है। नेक्स्ट है मरोडी कार्विंग मेटल पॉट्स टू जर्मन चांसलर। तो जर्मनी के चांसलर के लिए एक मरोडी कार्विंग मेटल पॉट लेके गए हैं। ये जो निकल कोटेड है, हैंड ग्रेव्ड ब्रास वेसल है, ये मास्टरपीस है फ्रॉम मुरादाबाद। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मुरादाबाद से हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पीतल नगरी या ब्रास सिटी, यूपी के ब्रास सिटी के नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट आता है ब्लैक पॉटरी आर्टिफैक्ट्स टू जापान प्राइम मिनिस्टर। जापान के प्रधानमंत्री के लिए एक ब्लैक पॉटरी आर्टिफैक्ट लेके गए हैं, जो कि यूपी के निज़ामाबाद से लिया गया है। तो ये जो ब्लैक पॉटरी है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डोकरा आर्ट पीस ऑन रामायण थीम टू साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिलाबाद डोकरा एक अपना में जीआई टैग चीज़ें हैं जो तेलंगाना से मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो डोकरा आर्ट पीस है, यहाँ पे रामायण का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो डोकरा आर्ट अपना आप एक नॉन फेरस मेटल कास्टिंग, यानी कि इसमें आप फेरस का, यानी कि लोहे का इस्तेमाल नहीं करते, आयरन का इस्तेमाल नहीं करते।
इट यूजेज अ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। एक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है, जो कि अपना में 4000 साल से पुरानी है। दो मेन प्रोसेस हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग के, एक तो सॉलिड वाला होता है और एक होलो होता है यानी खोखला होता है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेड बाय आर्टिजन्स मेनली फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। तो जो सेंट्रल इंडिया का जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ वाला और नीचे तेलंगाना वाला, तो वहाँ के लोग काम करते हैं ऐसा, या फिर जो पूर्वी जो एरिया हो गया यानी कि उड़ीसा वाला जो रीजन हो गया वहाँ के लोग काम करते हैं। आर इन ग्रेट डिमांड इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स बिकॉज ऑफ देयर प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी, एनहेंसिंग एनचेंटिंग फोक मोटिव्स एंड फोर्सफुल फॉर्म्स। तो जो वन गिफ्टेड टू द साउथ अफ्रीकन लीडर इज एन आर्ट पीस फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से बनाया गया है इसको, और बेस्ड ऑन द रामायण थीम पे है कि इसमें एक हाथी पर राम बैठे हैं, हाथी पे राम चला रहे हैं हाथी को, उनके भाई लक्ष्मण के साथ वाइफ गॉडेस सीता भी बैठी हैं और लॉर्ड हनुमान भी बैठे हैं। तो ये वो फिगर है जो दी गई है गिफ्ट के रूप में। फिर नंदी थीम डोकरा दिया गया है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को। तो ये भी अपना में ये वही सेम डोकरा आर्ट फॉर्म है जो भी हमने ऊपर देखा छत्तीसगढ़ से, और ये नंदी की फॉर्म में है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि कौन सा गिफ्ट किसको दिया गया है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग करवाने के लिए आ सकता है, या ये भी आ सकता है आर्ट एंड कल्चर के रूप में कि जैसे ये डोकरा आर्ट फॉर्म है, या अभी हमने जितनी भी आर्ट फॉर्म्स देखी ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, यानी कि यूपी की कौन सी है और कौन सी आपको छत्तीसगढ़ की मिलती है। तो इस तरह से सवाल बन सकता है। फिर आता है लकरवेयर राम दरबार टू इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को राम दरबार दिया गया है। तो ये अपना में जीआई टैग्ड लकरवेयर आर्ट फॉर्म है, जिसका बनारस के यूपी के बनारस से ग्रास रूट लेवल से इसका जुड़ा हुआ है। वुडन स्टैचूज ऑफ गॉड्स गॉडेसेस एंड सैक्रेड एनिमल्स सर्व एज कोवेटेड सोवेनियर टेकन बैक बाय पिलग्रिम्स। प्रोसेस अपना में एक टेडियस वन है, इसमें आपको एक बेस वुडन फॉर्म चाहिए, उसके पास उसमें कई सारे लिम्स होते हैं जिसको जोड़ा जाता है, उसको एक लेयर बाय लेयर जोड़ा जाता है लाख बेस्ड पेंट से, यानी कि जो लाख के ऊपर पेंट होता है डिपेंडेंट, उससे इसको बनाया जाता है। तो ट्रू टू देयर सिटी ऑफ ओरिजिन लकरवेयर आइटम्स ऑलवेज कम इन ब्राइट ज्वेल टोन्स। अब अभी देखिए बहुत ही अच्छा बनाया है। इट इज़ बिलीव दैट द इंडोनेशियन वर्जन ऑफ रामायण, तो ये क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को दिया गया है, तो जो इंडोनेशियन वर्जन है रामायण का वो लिखी गई थी मिडांग किंगडम के द्वारा 732 से लेकर 1006 एडी में इन सेंट्रल जावा। उसको वहाँ पे ककाविन रामायण कहते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये दिया गया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। जो स्टोरी ऑफ रामायण है वाज नैरेटेड टू द पीपल थ्रू शेडो पपेट्री। वहाँ पे शेडो पपेट्री जो है, यानी कि एक जो छाया कठपुतली है उसके द्वारा वहाँ पे रामायण की स्टोरी सुनाई जाती है, जिसको वयांग कुलित या वयांग पूर्वा के नाम से जाना जाता है। फिर एक मूंज बास्केट दी है और एक कॉटन की दरी दी गई है सेनेगल के राष्ट्रपति को। तो सेनेगल में जो ट्रेडिशन है हैंड वीविंग का, वो वहाँ पे मदर से बेटियों में पास होता है। द सेम इज़ डन टू प्रयागराज। अब यही चीज़ प्रयागराज में है, सुल्तानपुर में और अमेठी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ यूपी के, जहाँ पे मूंज ग्रास जो है उसको हम अब सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम मान रहे हैं रूरल वुमेन के लिए, यानी कि ग्रामीण की महिलाओं के लिए। टू ऐड टू दिस मूंज प्रोडक्ट्स आर वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटेरियन हैंडीक्राफ्ट्स मेड विद सस्टेनेबली सोर्स मटीरियल। अब सिंगलिनीज बास्केट्स जो हैं, मूंज क्राफ्ट ऑल्सो यूटिलाइजेज ब्राइट ज्वेल टोन कलर्स, और ये जो पर्टिकुलर गिफ्ट है ये प्रयागराज से तैयार हुआ है। फिर ब्लेड्स ऑफ द ग्रास यूज्ड हेयर आर मच थिनर। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बनाया गया है, तो ये जो फिगर है ये बनाई गई है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आता है, अगर हम ये देख लें कि कौन कौन से मेंबर हैं, किसके द्वारा वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक बार मेंबर्स देख लेते हैं सभी, तो ये लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कोर जो G7 के मेंबर्स हैं 7 देश, उनको देखें तो सबसे पहले कनाडा है। कनाडा को रिप्रेजेंट किया जस्टिन ट्रूडो ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस को किया इमैनुअल मैक्रोन ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। जर्मनी जो होस्ट कंट्री था उसको ओलाफ शोल्ज ने किया, जो वहाँ के कुलाधिपति यानी कि चांसलर हैं। इटली को किया मारियो द्राघी ने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान को किया फ्यूमियो किशिदा ने, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूके को किया बोरिस जॉनसन ने, ये भी प्रधानमंत्री हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को किया जो बाइडन ने, जो कि राष्ट्रपति हैं। फिर यूरोपियन यूनियन में से 2 आते हैं, एक तो कमीशन की प्रेसिडेंट आती हैं उर्सुला, और काउंसिल के प्रेसिडेंट आते हैं चार्ल्स मिशेल। तो ये G7 के परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो गेस्ट थे, अब गेस्ट देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले गेस्ट हैं अर्जेंटीना से। तो अर्जेंटीना से गेस्ट हैं एल्बर्टो फर्नांडेज, ये राष्ट्रपति हैं। भारत से श्री नरेंद्र मोदी गए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। इंडोनेशिया से जोको विडोडो आए हैं राष्ट्रपति के रूप में। सेनेगल से मैकी सेल हैं, ये भी राष्ट्रपति हैं। साउथ अफ्रीका से साइरिल रामाफोसा हैं, ये राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन से वोल्दोमीर ज़ेलेंस्की ने पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन इन्होंने वर्चुअली प्रेजेंट हुए, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे युद्ध चल रहा है, तो वे लोग ट्रैवल करके नहीं आए। G7 का जो GEAC है वहाँ से जूटा एलमेंडिंगर ने किया है, ये चेयरवुमेन है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से फ़ती बिरोल ने किया है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ILO से गाय राइडर ने किया है, ये DG हैं इसके।
IMF से क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने किया है, ये MD हैं। OECD से माथियास कॉर्मैन ने किया है, वहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। यूनाइटेड नेशंस से एंटोनियो गुटरस ने किया है, ये इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के। विश्व बैंक से डेविड मालपास ने किया है, ये राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। WHO से टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने किया है, ये DG हैं। और WTO से नोगोजी ओकोंजो-इवेलिया, यानी कि ये DG हैं WTO की। तो इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सबको देख लीजिएगा। इसमें से जितने भी फैक्ट्स निकल के आते हैं और मेंस का सवाल निकल के आते हैं वो भी मैंने आपको बीच में बताए हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो G7 समिट से आए और आपसे सवाल ना हो। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।